हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम अंकगणितीय परीक्षण भाग 2 के बारे में बात करेंगे। इसका चैप्टर वाइज अध्ययन करना आज से शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति। संख्या एवं संख्या पद्धति, नंबर एंड नंबरिंग सिस्टम। तो ये हमारा पहला चैप्टर है। इसको आज हम हल करके बताएंगे। इसके जो हमारा जो तरीका है, जो सूत्र हैं, उन सूत्रों को आज हम बताएंगे। उसका एनालिसिस करेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि सबसे पहला चैप्टर जो हमारा संख्या एवं संख्या पद्धति है वो किस तरीके का होता है, उसमें किस तरीके का सवाल होते हैं, उसका क्या पैटर्न होता है और उसमें क्या सूत्र होते हैं, क्या प्रक्रिया होती है, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, कैसी गणना होती है, कितने प्रकार की गणना है, कितनी प्रणालियां हैं, इस सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो यदि हमारा चैनल अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट करें। यदि कोई समस्या या परेशानी हो सवाल को समझने में तो हमें कमेंट करके बताएं। हम आपकी समस्या का हल करेंगे और एक नया वीडियो बना के आपकी समस्या को पूरी तरीके से समाधान करेंगे। चलिए अब अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है संख्याओं को लिखने व पढ़ने की प्रणाली। संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति में संख्याओं को लिखने और पढ़ने की प्रणाली। तो इसमें लिखा है हम संख्याओं को 3 प्रणाली में लिखते व पढ़ते हैं। हम संख्याओं को 3 प्रणाली में लिखते हैं और पढ़ते हैं। ये 3 प्रणाली निम्न प्रकार हैं। ये 3 प्रणाली हैं। कौन कौन सी प्रणाली है? भारतीय गणना प्रणाली या दार्शनिक प्रणाली या हिंदू आरबिक प्रणाली। 3 तरीके का नाम है इसका। भारतीय गणना प्रणाली, दार्शनिक प्रणाली या हिंदू आरबिक प्रणाली। ठीक है, हिंदू अरबी गणना प्रणाली। तो ये 3 नाम है जो हमारे यहाँ चलती है। वो 3 नाम है उसके। एक तो भारतीय गणना प्रणाली है, दार्शनिक गणना प्रणाली है और हिंदू अरबी गणना प्रणाली है। तो ये इसके 3 नाम हैं। एक प्रणाली जो अपने यहाँ चलती है। इसके बाद देखेंगे दूसरी प्रणाली है वो अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली है। तीसरी प्रणाली है वो रोमन प्रणाली है। तो 3 तरीके की प्रणाली है। जो पहली एक प्रणाली है भारतीय गणना प्रणाली, इसके 3 नाम हैं। 3 नाम कौन कौन से हैं? भारतीय गणना प्रणाली या दार्शनिक गणना प्रणाली या हिंदू आरबिक गणना प्रणाली। इसे 3 नाम से जानते हैं। तो ये जहाँ पे ये नाम लिखे होंगे तो उसका मतलब एक ही होगा कि भारतीय गणना प्रणाली जो हमारी हिंदी गणना प्रणाली है वही उसी का नाम है। तो इस तरीके से हम देखेंगे भारतीय गणना प्रणाली को हिंदू अरबी गणना प्रणाली या दार्शनिक प्रणाली भी कहा जाता है। इसके 3 नाम हैं। ठीक है, इस प्रणाली में किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं। ये संकेत हिंदू अरेबिक अंक कहलाते हैं। कौन से अंक कहलाते हैं? हिंदू अरबिक अंक कहलाते हैं, जो कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तथा 9 हैं। इन संकेतों की सहायता से हम बड़ी से बड़ी अथवा छोटी से छोटी किसी भी प्रकार की संख्या का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रणाली में संख्याओं को लिखने के लिए क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ इत्यादि संकेतों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, 43 करोड़, 25 लाख,
23,776 को भारतीय गणना प्रणाली में लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 43 करोड़ 25 लाख, इसके बाद 43 करोड़ 25 लाख 23,716, इस तरीके से इसे हम लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, ये प्रणाली हो गई एक भारतीय गणना प्रणाली या 10वीं गणना प्रणाली। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। तो अंतर्राष्ट्रीय की गणना प्रणाली होती है वो इस तरीके से होती है। सबसे पहले इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, इस तरीके से इसमें इसका जो अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली है वो इस प्रकार होती है। और हमारी जो अपने यहाँ की प्रणाली होती है वो इस प्रकार की होती है। किस प्रकार की होती है? उसमें इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इस तरीके से होता है। जबकि हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है वो इस प्रकार की होती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार तक तो सेम है, 10,000 भी है। इसके बाद 10,000 के बाद लाख नहीं आता है, यहाँ पे आता है 100,000, फिर आता है 100,000, फिर आता है मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर बिलियन, फिर 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन, इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। इसके बाद होती है तीसरी प्रणाली दी है हमारी रोमन प्रणाली। रोमन प्रणाली जो होती है वो इस तरीके की होती है। किस तरीके की होती है? ये हमारी रोमन प्रणाली है। रोमन प्रणाली जिसमें अंक दिए हैं, देखो ये रोमन प्रणाली है हमारी, इसमें अंक दिए हैं I, V, X, L, D, M, C, ये हमारी रोमन प्रणाली है। इसमें I का मान 1, V का मान 5, X का मान 10, L का मान 50, D का मान 500, M का मान 1000, C का मान 100 है। रोमन अंक लिखने के जो नियम है वो इस प्रकार है। नंबर 1 नियम है I, X, C को निरंतर 3 बार दोहराया जा सकता है। I, X और C को, मतलब I मतलब 1, X मतलब 10 और C मतलब 100 को निरंतर 3 बार दोहराया जा सकता है। और नंबर 1 तो इसका ये नियम है। नंबर दूसरा नियम ये है, यदि कम मान वाला प्रतीक उच्च मान वाले प्रतीक के बाईं ओर हो तो उच्च मान वाले प्रतीक से घटाया जाएगा। आप समझो, जैसे C छोटा है और हमारा D बड़ा है, ठीक है, तो अगर D के बाद C है तो हमेशा C घटाया जाएगा, D से C घटाया जाएगा। और जो आएगा तो मतलब D है 500, C है 100, तो 500 से 100 घटाएंगे तो 400, तो CD बराबर होगा 400। तो इस तरीके से इसका है। उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण जैसे यहाँ पे x 10 है, I 1 है, तो ये होगा x से I घटाई जाएगी, तो 10 में से 1 घटाया जाएगा 9, तो I x बराबर 9 है। इसी तरीके से x L है, L हमारा होगा भाई 50, x 10 है तो 50 से घटाएंगे 40। C x है तो C है 100, x है 10, 100 में से 10 घटाएंगे तो 90। इस तरीके से ये सारे हैं। CM है जहाँ पे M बराबर 1000 है और C बराबर 100 है, तो 1000 में 100 घटेंगे 900 बचेगा। इसमें लिखा नोट है I-X-C घटाने वाले प्रतीकों में किया जा सकता है। आने वाले प्रतीकों में प्रयोग में एक बार किया जा सकता है। कितने बार? केवल एक बार। घटाने वाले प्रतीकों में इसका प्रयोग किया जा सकता है, जोड़ वाले प्रतीक में इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा।
इन्हें केवल एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है, वो भी घटाने वाले में, और एक बार ही प्रयोग किया जाए। तो आगे उसे एक बार प्रयोग करेंगे, जोड़ने में से 3 बार प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखना है। हमारा जो ऑप्शन है, हमारा जो इसका नियम है वो कह रहा है जोड़ने में 3 बार XI को जोड़ने में 3 बार प्रयोग कर सकते हैं, जबकि घटाने में एक बार प्रयोग कर सकते हैं। इसका नियम ये है। और ये लिखा है, यदि कम मान वाला प्रतीक उच्च मान वाले प्रतीक के दाहिनी ओर है लिखा हो तो उच्च मान वाले प्रतीक में बाईं ओर दाईं ओर वाले को मान को जोड़ा जाएगा। जैसे 10 है, x है और I है तो x में I जोड़ी जाएगी तो 11 हो जाएगा। ऐसे x ट्रिपल I है तो 13 हो जाएगा। डबल x डबल I है तो 22 हो जाएगा। LX है तो 60 हो जाएगा। CX है तो 110 हो जाएगा। इस तरीके से रोमन संख्या का नियम है। रोमन संख्या इस तरीके से लिखी जाएगी। इसके कुछ उदाहरण हमने लिए हैं, अब हम आपको दिखाएं। देखते हैं 2500 है तो m का मान 1000 है तो 2m होगा 1000 और d 500 है, d जुड़ेगा तो d बराबर 2500 होगा हमारा। इसी तरीके से 52 है, 52 50 का मान l है और 2 है तो l2 52 LII होगा, LII बराबर 52 होगा। तो इस तरीके से सारे हैं, तरीका यही है जोड़ने का। इस तरीके से हमारा जो तृतीय प्रणाली है रोमन प्रणाली वो इस प्रकार लिखी जाएगी। ये तीनों प्रणाली आप समझ गए होंगे। यदि इन प्रणाली में कोई समस्या हो तो हमें ज़रूर बताएं। अब इसके बाद आता है स्थानीय मान। स्थानीय मान में क्या है, किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू ये इंगित करता है कि वह अंक इकाई की जगह है, दहाई की जगह है, सैकड़े की जगह है, हजार की जगह पे है। ठीक है, तो ये अंकित करता है, हमेशा ध्यान रखो। इकाई का अंक का स्थानीय मान इकाई, दहाई का 10, सैकड़े का 100, हजार का 1000 और 10। इसके बाद दशमलव के बाद पहले अंक का स्थानीय मान 1/10, दूसरे स्थान का 1/100, तीसरे स्थान का 1/1000। इस तरीके से होता है। इसके कुछ उदाहरण हैं, उदाहरण हम लेंगे। उदाहरण से हमारा जो तरीका है, जो विधि है, वो हमें अच्छी तरीके से पता लग जाएगी। भाई जब हमें विधि मालूम होगी, कुछ उदाहरण लेंगे, इससे हमें विधि करेंगे हल, तो हमें सवाल समझने में आसानी आएगी। संख्या लिखी है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, कितनी 50,48,563 में अंक 5 का स्थानीय मानों का अंतर क्या है। वो कह रहा है 5 के जो स्थानीय मान है उनका क्या अंतर है। तो देखते हैं कहाँ पे भाई स्थानीय मान 2 जगह 5 है, एक तो 100 में की जगह है और एक करोड़ में की जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे 50 गुणे 100, 50 गुणे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख की जगह पे है तो ये होगा 50 लाख 500। इसमें जब घटाएंगे इसका अंतर पूछेगा, अभिष्ट अंतर क्या है, तो 49,99,500 है। उदाहरण के लिए इस तरीके से 6 माह भाई दूसरे स्थान पर रहे तो 6 अंक के बाद कितने 2 जीरो होंगे तो 2 जीरो हो जाएंगे तो 600 माह भाग है। जातीय मान क्या होता है, जातीय मान वो होता है फेस वैल्यू से कहते हैं। जातीय मान बराबर फेस वैल्यू, किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसकी फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू मतलब 1 है तो 1, 2 है 2, 3 है 3, वो चाहे किसी स्थान पर हो, फेस वैल्यू या जातीय मान उसका सेम रहेगा, जातीय मान नहीं बदलेगा। तो ये हमें ध्यान में रखना है। जैसे ये लिखी है 3567 में प्रत्येक अंक का जातीय मान क्या होगा, 7 का जातीय मान 7 है, 6 का 6 है, 5 का 5 है, 3 का 3 है। इस तरीके से इसके ये सारे जातीय मान होते हैं। अब आप समझ गए होंगे जातीय मान और स्थानीय मान में क्या अंतर है, आपको संपूर्णतया समझ में आया होगा। जातीय मान जो होता है वो कहीं पर भी लिखी हो, उसका जो फेस वैल्यू मतलब जो उसका लिखा मतलब 0 से 9 तक
जो जहाँ पे होगा उसका फेस वैल्यू सेम रहेगा। तो फेस वैल्यू और जातीय मान, फेस वैल्यू यानी कि और ये स्थानीय मान के बारे में समझ गए होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर बताएं। अब इसके बाद हम कुछ प्रश्न हल करेंगे, उदाहरण करेंगे हल। उदाहरण इस तरीके से हैं, देखो भारतीय प्रणाली में शब्दों को लिखिए। 95,876 लिखा तो यहाँ पे कैसे लिखे जाएंगे? 95,876, सी ऑप्शन हमारा सही है। इसके बाद लिखा है सी संख्या 95,876 भारतीय अंक प्रणाली में 95,876 लिखा जाता है। इस तरीके से ये सारे सवाल हैं, इन सवालों को हम हल करेंगे। उदाहरण है, उदाहरण की प्रक्रिया से हमें पता लग जाएगा कि किस तरीके से हमारे ये हल होंगे। इसके बाद हमें ध्यान में रखना है स्थानीय मान, जातीय मान, प्रणाली संख्या, इसके बाद रोमन संख्या, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की गणना। इस तरीके से ये संख्या एवं संख्या पद्धति के अंतर्गत आते हैं। इन सवालों को हम लगाएंगे, एनालिसिस करेंगे, इसका हल करेंगे। अब हम उदाहरण यहाँ से लेंगे जो हमारे नवोदय में आए हैं, JNV नवोदय में जो हमारे प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को हम हल करेंगे। इससे हमें पता लग जाएगा किस तरीके के सवाल हमारे नवोदय में आते हैं। ठीक है, तो ये अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी विषम संख्या का गुणनफल क्या है? पहला क्वेश्चन है, समझ में आ रहा होगा क्या पूछ रहा है हमारा सवाल। जो हमारा सवाल पूछ रहा है वो हम हल करके बताएंगे किस तरीके से हल होगा ये सवाल। अब आपको मालूम होना चाहिए, ये याद होना चाहिए 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, उसका गुणनफल क्या होगा। जो गुणनफल मतलब इस दोनों संख्याएं जो होंगी उनका हम गुणा करेंगे तो पता लग जाएगा इसका गुणनफल क्या है। तो पहला सवाल हमने पढ़ा है, इस पहला सवाल लेते हैं और इसे हल करके हम बताएंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो जो ऑप्शन सही होगा उस वाले वृत्त को हम काला करेंगे। ये इसके निर्देश हैं जो हमने आपको बता के रखे हैं। हर वीडियो में हम निर्देश ज़रूर बताते हैं। बस सिंपल सा तरीका है, हमेशा ध्यान में रखना है जो भी हमारा उत्तर सही है उसी वाले वृत्त को हम काला करेंगे। बी है तो बी वाले ही वृत्त को काला करेंगे। अपने OMR शीट में भी आपको समझाया है किस तरीके से करना है। यदि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, जिससे आपकी समस्या का हल हो जाएगा। हम समझ पाएंगे कि बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। हम लेते हैं पहला सवाल। पहला सवाल क्या है? 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी विषम संख्या का गुणनफल है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है, ठीक है ना। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 97 होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है। इसके बाद ये कह रहा है तथा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या है। जो सबसे छोटी विषम हो, विषम भी हो और अभाज्य भी हो। विषम अभाज्य, सम नहीं विषम अभाज्य। तो विषम अभाज्य हमारी होगी 3। जो विषम भी हो और अभाज्य भी हो, कितनी होगी? 3। विषम, भाई ये विषम भी है, सम तो है नहीं, और अभाज्य भी हो। अभाज्य संख्या, इसका हम गुणा करेंगे। 7 या 21 की 1 हासिल लगा 2, 9 3 27, 28 29, 291 आंसर आया। 291 जो आंसर होगा वो हमारा सही है।
देखो ए में 301 है, बी में 291 है, सी में 287, डी में 297। तो समझ में आ गया होगा आपको कि हमारा पहले का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमें ध्यान में ये चीज़ें समझनी होती हैं, पढ़नी होती हैं, इनके बारे में समझना है कि क्या हमारी 2 अंकों की आवाज़ सबसे बड़ी संख्या है, सबसे छोटी 1 अंक की आवाज़ संख्या कौन सी है। तो इस तरीके से सारे सवाल लिए जाएंगे और हल किए जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा, अच्छी तरीके से आप सवालों को लगा पाएंगे। इसके बाद सवाल नंबर दूसरा जो होगा, हम दूसरा सवाल लेंगे। क्या कहता है, 5555 को लिखा जाता है। किसको? 5555 को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखो 5555 दूसरा सवाल है, इसे ऐसे लिखेंगे 5555 इस तरीके लिखा जाएगा, 55555 इस तरीके लिखा जाएगा। किस तरीके लिखा जाएगा? 5555। समझ में आया है? तो जहाँ पे ये से लिखा होगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो शब्दों में लिखा है 5555, तो वो ये लिखा है 5555। तो हमारा जो दूसरे का डी ऑप्शन सही है। इसी तरीके से सभी अंकों 9, 7, 0 तथा 4 का प्रयोग कर 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। ये हम सवाल बताएंगे हल करके। अंक हम पहले क्या है ये लिखिए, सभी अंकों को 9, 7, 0, 4 कितने? 9, 7, 0, 4 ये जो 4 अंक हैं इनको प्रयोग करके 4 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर करेंगे। तो देखो पहले सबसे बड़ी लिखेंगे, तो सबसे बड़ी कौन सी है? 9 है, 7 है, 4 है, 0 है। इन अंकों का प्रयोग करते हुए जो संख्या बनेगी, इन अंकों का प्रयोग करके प्राप्त बड़ी संख्या ये हुई। इसके बाद छोटी संख्या, छोटी क्या होगी? 4, 0, 7, 9। इसका जो अंतर है वो क्या है? क्या पूछ रहा? अंतर। क्या पूछ रहा? अंतर। सवाल क्या पूछ रहा? अंतर। तो 10 में से 9 गए 1, यहाँ 13 आया, 13 में 7 गए 6, यहाँ पे बचे 6, तो 6 यहाँ पे उतारेंगे। इसके बाद बचे 9, यहाँ पे 9 बचे, 9 में से 4 गए 5, 5661। जिसमें 5661 होगा वो आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। तो इसमें लिखा है, ये लिखा है 5661 नंबर डी है। तो डी ऑप्शन हमारा सही, ना कि ए, बी, सी, ये तीनों नहीं सही है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है। 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं आती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है 90 है। ठीक है, समझ में आया? अब 5वां सवाल देखेंगे। एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त अंक सर्वदा विभाजित होंगे।